सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस गए को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि बड़की अम्मा आरू से कहती हैं कि तुम और बहू जाके कुल देवी के मंदिर हो आओ। अब उसके आगे यहाँ सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही बड़की अम्मा मंद मंद मुस्कुरा रही थी क्योंकि उन्हें पता था आरू चाहे कितनी भी बिजी हो लेकिन वो कभी भी उनकी बात को नहीं टाल सकती। वही बड़की अम्मा तो ये भी चाहती थी कि आरू और तुलसी एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएं। बड़की अम्मा नाश्ता करके मन ही मन कहती हैं, मैं जानती हूँ आरू, तुम्हारा कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैं भी तुम्हारी अम्मा हूँ। तुम्हें तुम्हारी पत्नी के प्यार में न गिरा दिया तो मेरा नाम बदल देना। बड़की अम्मा तुलसी और आरू की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं तुलसी चुपचाप सिर नीचे किए हुए आरू के हाथों से खाना खा रही थी। उसका पूरा फेस शर्म के मारे लाल था क्योंकि इस वक्त वहाँ घर के सारे बड़े लोग मौजूद थे। उसकी दादी, सास, जेठ, जेठानी, ससुर सभी वहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ बड़की अम्मा तुलसी को देखते हुए प्यार से कहती हैं कि तुलसी, कुल देवी के पहुंचने में काफ़ी वक्त लगने वाला है और रात भी हो जाएगी। तुम एक काम करना, अपने लिए और आरू के लिए कपड़े रख लेना और कुछ ज़रूरत का सामान भी। जिस पर तुलसी हाँ में सिर हिलाती है कि तभी नताशा भाभी चहकते हुए कहती है, तुलसी, जब तुम वापस आ जाओगी तब वो लोग मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नताशा की बात सुनकर तुलसी भी कहती है, हाँ भाभी, बिल्कुल हम लोग मिलकर घूमने चलेंगे। इस वक्त तुलसी भी किसी छोटे बच्चे की तरह नताशा से चहक चहक के बात कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि वो अपने ससुराल में है, अपने बड़ों के सामने बैठी है। तो वो उदासी से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तभी उसे सभी के हंसने की आवाज़ें आती हैं और वो सबकी तरफ देखती तो सभी हंस रहे थे। बड़की अम्मा मुस्कुराते हुए आरू से कहती है, तूने अच्छी लड़की ढूंढी है जिसका दिल एक मासूम बच्चे की तरह साफ है। कभी भी इस पर गुस्सा मत करना, वरना सोच लेना तुम्हारा हम क्या हाल करेंगे। जिस पे आरू कुछ नहीं कहती है। वो तिरछी नज़र से तुलसी को देखती है जो चेहरा नीचे किए हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अचानक ही आरू तुलसी का हाथ पकड़ के खड़ा होती है और कहती है, चलो सामान रख लो, अभी कुछ देर में हम लोग निकलेंगे। आरू बिना किसी पर ध्यान दिए तुलसी का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। इधर शीतल गुस्से से अपने रूम का सामान तोड़ रही थी। वहीं सुनीता जी एक कोने में दुबक के खड़ी हुई थी। इस वक्त उन्हें भी शीतल से डर लग रहा था क्योंकि वो किसी सन की पागल से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने एक बार भी शीतल को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि इस वक्त शीतल को रोकना मतलब नागिन के बिल में हाथ डालने जैसा था। सुनीता जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, ये पागल का पागलपन तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। एक ये पागल है और दूसरी मेरी आरू, उसी घास भी नहीं डालती है। वो तो पूरा का पूरा उस छटंकी के ऊपर फिदा है। पता नहीं क्या होगा इन लोगों का, इन लोगों के चक्कर में कहाँ मैं फंस गई। इस वक्त सुनीता जी तरह तरह के मुंह बना रही थी। वहीं सारा सामान तोड़ने के बाद कुछ हद तक शीतल का गुस्सा शांत हो गया था। वो बेड पर बैठ के गहरी गहरी सांस लेकर कहती है, क्या ज़रूरत थी अम्मा को आरू के साथ उस चूहिया को भेजने की। अगर उस लड़की ने आरू के करीब आने की कोशिश की तब हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे हम आरू को उससे। अपने आरू को बचाने के लिए मैं उनके पास भी तो नहीं होंगी, इसके लिए मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा।
ये सब शीतल किसी सनकी इंसान की तरह गर्दन हिलाते हुए कहती है। वहीं शीतल को ऐसे देखकर सुनीता जी के मुंह से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उनका मन कर रहा था कि वो अभी जमीन में बड़ा सा गड्ढा करके उसमें छुप जाए। इधर आरू तुलसी के साथ रूम में आती है और रूम में आते ही तुलसी का हाथ जोड़ के कहती है, अपने और मेरे कपड़े पैक करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जिसे सुनकर तुलसी हाँ में सर हिलाती है तो आरू से घूर कर देखती है, तो वो जल्दी से कहती है, हाँ हम अभी अभी सामान पैक कर रहे हैं। आरू हाँ में सर हिलाकर वहाँ से बाथरूम की तरफ जाने वाली होती है कि तभी उसके कानों में तुलसी की मीठी सी आवाज़ आती है। तुलसी आरू को आवाज़ लगाते हुए कहती है, सुनिए जी। है इतने प्यार से तुलसी ने आरू को बोला था, सुनिए जी। ये सुनकर आरू को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कानों में चाशनी खोल दी हो। वो तुलसी की तरफ पलट के उसी की तरह जवाब देती है, सुनाइए जी। आरू का जवाब सुन के तुलसी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो बेहद मासूमियत से कहती है, कितने कपड़े रखने हैं? जिस पर आरू से देख के कहती है, 2 दिन का तो टाइम लग ही जाएगा, तो उस हिसाब से कपड़े रख दो। इतना कहकर वो वापस बाथरूम की तरफ चली जाती है। लेकिन तुलसी की बातें सुनकर वापस उसके चलते हुए कदम रुक जाते हैं। तुलसी फिर मासूमियत से कहती है, मुझे नहीं पता 2 दिन के लिए कितने कपड़े रखने हैं, मैं कभी बाहर घूमने नहीं गई हूँ आज तक। आरू पहले तो तुलसी को देखती है, फिर कहती है, दोनों के 2 जोड़ी कपड़े काफ़ी होंगे। और इतना कहकर वो बाथरूम में घुस जाती है। वहीं तुलसी स्माइल करते हुए अपना और आरू का सामान रखने लगती है। तभी कोई उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। तुलसी अपनी पैकिंग छोड़कर जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वहाँ नताशा भाभी खड़ी मुस्कुरा रही थी। नताशा को देखकर तुलसी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराती हुई कहती है, आइए ना भाभी, अंदर आइए। जिस पर नताशा ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, मुझे रसोई में बहुत काम है, वो तो मुझे तुम्हें कुछ देना था इसलिए आ गई। इतना कहकर वो अपने हाथ में मौजूद एक पैकेट तुलसी को दे देती है। उस पैकेट को देखकर तुलसी जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है कि तभी नताशा उसे रोकते हुए कहती है, तुम इसे लेने से बिल्कुल भी मना नहीं करोगी। ये तोहफा है तुम्हारी बड़ी बहन और जेठानी की तरफ से तुम्हारे लिए और हम चाहते हैं कि तुम इसे आरू के सामने अकेले में पहनो। नताशा की बात सुनकर तुलसी मासूमियत से कहती है, इसे मैं सिर्फ उनके सामने क्यों पहनूं भाभी, किसी और के सामने क्यों नहीं? जिस पर नताशा अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, वो तुम मेरे जाने के बाद इस पैकेट को खोल के देख लेना, सब समझ आ जाएगा। और खबरदार, जो जो इसे यहाँ छोड़ के गई तो फिर मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। इतना कहकर नताशा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं तुलसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। वो रूम में आती है और उस पैकेट को देखकर कहती है, इसमें ऐसा भी क्या है जो हम किसी के सामने नहीं पहन सकते हैं? तुलसी उस पैकेट में मौजूद ड्रेस को निकाल कर देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसमें एक रिवलिंग सी लाल रंग की नाइटी थी जिसकी स्ट्रिप काफ़ी पतली थी और वो नाइटी तुलसी के घुटनों के ऊपर तक थी। तुलसी उस नाइटी को खुद के ऊपर लगा के देख रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। इधर तुलसी बिना इन सब चीज़ों पे ध्यान दिए वो अपने हाथ में रखी उस ड्रेस को देख रही थी। वो थी तो काफ़ी छोटी और फिर उस ड्रेस को देखकर तुलसी अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, ये भाभी ने मुझे क्या थमा दिया है,
ये कपड़ा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। रुमाल भर जितनी तो ये कपड़ा है। अगर उनके सामने मैं ऐसे कपड़े पहनूं तो महादेव की तरह कहीं उनकी तीसरी आंख भी खुल जाएगी, और तीसरी आंख से तो वो मुझ जैसी मासूम लड़की को भस्म ही कर देंगी। अच्छा लगता है क्या बार बार उनके गुस्से का शिकार होना? मुझे नहीं होना बाबा उनके गुस्से का शिकार। उन्हें देखकर तो मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकलते। ऐसा लगता है मानो कुछ देर के लिए महादेव ने मुझे गूंगा कर दिया हो। जो भी बोलो, उनका गुस्सा किसी सुनामी से कम नहीं है, जिसमें मुझ जैसी मासूम बच्ची हमेशा पिस जाती है। तुलसी मासूम सा चेहरा बनाकर अपने हाथों में लिए उस ड्रेस को देख रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो उस कपड़े को खुद के ऊपर लगा के देख रही थी, और उसका ध्यान ये नहीं था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुल चुका और उसे कोई देख भी रहा है। वहीं आरू इस वक्त बाथरूम के गेट पे खड़े होकर तुलसी को भी देख रही थी। उसके बॉडी पे पानी की बूंदें चमक रही थी। वहीं तुलसी तो भूत बन के खड़ी थी, और उसने उस ड्रेस को अभी भी अपने ऊपर लगाया हुआ था। यहाँ आरू देख जैसे ही पूरी तुलसी को देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो तुलसी को अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगती है, और आरू की नज़रों की तपिश तुलसी से सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है और अपने हाथ में रखे उस नाइटी को जल्दी से अपने पीछे छुपा लेती है। इस वक्त तुलसी को आरू के सामने काफ़ी शर्म आ रही थी। यहाँ आरू तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। भले ही तुलसी ने नज़र उठा के आरू को नहीं देखा, लेकिन वो ये चीज़ अच्छे से महसूस कर रही थी कि आरू उसके करीब आ रही है। अचानक ही उसे अपने फेस पर आरू की गर्म गर्म सांसें महसूस होने लगती हैं। आरू तुलसी के कान में अपनी एक सेंसिटिव वॉइस में कहती है, कब पहनने वाली हो ये ड्रेस तुम? आरू के करीब से तुलसी का दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी उछल के बाहर आ जाएगा। लेकिन आरू की बातें सुनकर उसका पूरा चेहरा जलने लगता है। वो अटकते हुए कहती है, वो नताशा भाभी ये देकर गई हैं और कहा है कि आपके सामने पहनो। तुलसी ये सब कहते हुए काफ़ी मासूम लग रही थी, और इस वक्त उसकी पलकें भी झुकी हुई थी। उसके मासूम चेहरे और झुकी पलकों को देखकर आरू का दिल काफ़ी तेजी से धड़क रहा था। तुलसी की मासूमियत होती जिसमें वो हमेशा खो जाया करती थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी ये छोटी सी वाइफ काफ़ी मासूम और नादान है। इसलिए आरू तुलसी को छेड़ते हुए कहती है, वैसे तुमको ये ड्रेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरू की ये बात सुनकर तुलसी अपना चेहरा ऊपर उठा के आरू को देखती है, लेकिन आरू की आगे की लाइन सुन के उसके गाल फिर शर्म से लाल हो जाते हैं। इधर आरू तुलसी के लटों को उसके कान के पीछे करते हुए कहती है, तुम्हें मेरे सामने ये कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे सामने कपड़े ही मत पहना करो। अगर तुम चाहो तो मेरे सामने बिना कपड़ों के भी रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आरू की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर तुलसी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो जल्दी से अपने छोटे से चेहरे को अपने हाथों से ढक के कहती, थक कुछ भी कहती हैं आप? मैं भला आपके सामने बिना कपड़ों के क्यों घूमूं? तुलसी की बात सुनकर आरू को हंसी आ रही थी। वो उसे उसकी कमर से पकड़ के खुद से सटा लेती है, और अचानक इस तरह से आरू के पकड़ने के चलते तुलसी हड़बड़ाकर अपने चेहरे से हाथ हटा देती है, और एक टक
आरू की आंखों में देखने लगती हैं। तब आरू तुलसी की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम मेरी बीवी हो और मैंने सबके सामने तुम्हारा हाथ थामा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। तुम मेरे सामने कुछ भी पहन सकती हो या कुछ भी न भी पहनो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर वो तुलसी को देखकर अपनी एक आंख दबा देती है। वहीं आरू की इस कदर की हरकत से तुलसी के गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे रोज रोज आरू के नए नए रूप देखने को मिल रहे थे। तुलसी जल्दी से आरू को धक्का देती है और हंसते हुए कहती है, जाकर तैयार हो जाइए, वरना जाने में हम लोग देर हो जाएंगे। तुलसी के धक्का देने पर आरू को गुस्सा नहीं आता है, उल्टा वो मुस्कुरा रही थी। अगर तुलसी की जगह कोई और होता तो आरू को इस तरह धक्का देने की जरूरत भी नहीं करता, लेकिन ये तुलसी थी जो कि आरू के लिए बहुत खास थी। कुछ ही देर में आरू पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसने वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और वाइट जूते पहने थे। ऊपर के शर्ट के उसके 2 बटन खुले हुए थे, जिससे कि उसके उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी। कुल मिलाकर आरू काफी सुंदर लग रही थी। वही तुलसी ने आज ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो कि उस पर काफी अच्छा लग रहा था। तुलसी शीशे के पास जाती है और वहां से सिंदूर की डिब्बी उठाकर और सिंदूर लगाने जाती है, लेकिन तभी उसके हाथ से गलती से सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है और पूरा सिंदूर फर्श पे फैल जाता है। बस ये देखते ही तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। तुलसी का रोना आरू के कानों में पड़ता है, तो वो हैरानी से देखती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? तुलसी जल्दी से जमीन पर बैठकर उस सिंदूर को उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, मेरा मेरा सिंदूर गिर गया और सिंदूर का गिरना अपशगुन होता है। तुलसी की बात सुनकर आरू एक गहरी सांस लेती है और उसकी बाजू पकड़ के नीचे से उठाती है। फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखा सिंदूर की दूसरी डिब्बी से सिंदूर निकालकर तुलसी की मांग में भर देती है। कुछ सिंदूर तुलसी के नाक पर भी गिर गई थी, जिससे कि तुलसी काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं आरू ने जब तुलसी की मांग भरी थी, तब तुलसी की आंखें सुकून से बंद हो गई थी। तुलसी की मांग भरने के बाद आरू को पता नहीं क्या सूझता है, वो धीरे से तुलसी के माथे पर किस कर लेती है। आरू के होठों का एहसास अपने माथे पे महसूस करके तुलसी नम आंखों से आरू को देखने लगती है। फिर अगले ही पल झट से आरू के गले लग जाती है। वो सिसकते हुए आरू से कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा, आप ही मेरी दुनिया हो, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तुलसी इतना ही कहती है कि आरू से कस के अपने बाहों में भर के उसकी बात को बीच में काट के कहती है, जब तक मेरे शरीर में जान है और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई तुम्हारी परछाई तक को नहीं छू सकता। तुम्हें छूने के लिए उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, उसे मेरा सामना करना होगा। और फिर तुलसी को छेड़ते हुए कहती है, रोते हुए तुम्हारी नाक भी बहने लगती है, तो मेरी शर्ट में नाक मत पोंछ देना। आरू की बात सुनकर तुलसी उससे दूर होकर हंसने लगती है। वहीं आरू के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। यहाँ दोनों अपना अपना सामान लेके नीचे उतरते हैं। वो नीचे उतर कर जाते हैं। वहाँ हॉल में सारे लोग मौजूद थे।
यहाँ आरू अपनी पैंट के जेब में हाथ डाल के खड़ी थी और तुलसी सभी से आशीर्वाद ले रही थी। वो जाकर बड़की अम्मा के पैर छूती हैं तो बड़की अम्मा उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। वहीं आरू का ध्यान इस वक्त किसी के ऊपर नहीं था। वो बस बड़की अम्मा के पैर छूती है और उसके बाद वो हट जाती है। वो सुनीता जी के पैर नहीं छूती है। सुनीता जी को ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। वहीं जब तुलसी चाहती है सुनीता जी के पैर छूने तो सुनीता जी पीछे हट जाती हैं। वो बोलती ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। सुनीता जी का ऐसा करना तुलसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वहीं बड़की अम्मा सुनीता जी को घूर के देख रही थी। जब सुनीता जी को किसी की जलती नज़रें अपने ऊपर महसूस होती है तो वो ज़बरदस्ती का मुस्कुराती हुई कहती है, अरे मैं तो कह रही थी पैर छूने की क्या ज़रूरत है, बस ऐसे ही प्रणाम कर लो। सुनीता जी इतना ही कहती हैं कि आरू बातों को बीच में काट के कहती हैं, मैं भी वही कह रही थी इसको कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसके पैर ना छुए, क्योंकि कुछ लोग इसके लायक नहीं होते हैं। आरू की ऐसी कड़वी बातें सुन के सुनीता जी का दिल पूरी तरह से छन्नी हो जाता है। उन्हें इस वक्त काफ़ी दुख हो रहा था। उनकी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि हवेली में तो बस वो एक नाम के लिए परिवार की सदस्य थी। बाकी तो इन्हें कोई पूछता भी नहीं था। तुलसी जाकर नताशा के गले लगती है तो नताशा उसके कान में धीरे से कहती है, जब वापस आओ जब वहाँ जाओ तो मैंने जो दिया है वो ज़रूर एक बार ट्राई करना। इतना कहकर वो तुलसी से दूर हो जाती है और अपनी एक आंख दबा देती हैं। इस वक्त नताशा के फेस पर एक शरारत वाली मुस्कान थी और यहाँ तुलसी का मन कर रहा था कि वो गड्ढा खोद के उसमें समा जाए, क्योंकि उसकी जेठानी उसको छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। एक नौकर जाकर आरू का जीप लाता है और उसमें सामान रख देता है। वही सभी लोग तुलसी और आरू को बाहर तक छोड़ने आते हैं और आरू जाके ड्राइविंग सीट पे बैठती है। वही साड़ी पहनने के चलते तुलसी को जीप में चढ़ने की दिक्कत हो रही थी और ये चीज़ बड़की अम्मा नोटिस कर लेती हैं। वो आरू से कहती हैं, आरू बहू की मदद कर दो जीप में चढ़ने के लिए। जिस पे आरू अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और तुलसी भी आरू का हाथ पकड़ के चढ़ने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर आरू तुलसी को एक झटके से खींचती है, जिसके बाद वो सीधा जाके जीप में बैठ जाती है। और यहाँ बड़की अम्मा आरू को वार्निंग देते हुए कहती हैं, देखो पहली बार अकेले जा रही हो तो अपना और बहू का ध्यान रखना। ये पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है और देखना कोई भी कैसी भी आँच हो बहू पे नहीं आनी चाहिए, ठीक। इस पर आरू अपनी सहमति देते हुए कहती है, आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर बड़की अम्मा स्माइल करती हैं और वही आरू इतना बोलकर वहाँ से निकल जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं आने वाले पार्ट में क्या होता है। यार मैं जितना रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ उतना भी मुझे यहाँ मच्छर काट रहे हैं सब, पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।